जी अस्सलाम वालेकुम। FAR 2 का लेक्चर 94 स्टार्ट हो गया है जी। बारिश की वजह से आज माशाल्लाह सिर्फ 10% आबादी नहीं आई, वो भी उससे भी कम आई है। चलें, लेकिन क्या करें, हमारे बस में ना तो सिलेबस है बेटा, ना ही हमारे बस के अंदर पेपर है। हमारे बस में तो है जो सिलेबस आउटलाइन है और जिसने पेपर लेना है उसको सामने रखते हुए तैयारी करें। ठीक है भाई, आवाज़ थोड़ी कम ही रखें, गूंज ज़्यादा आ रही है। अच्छा जी, हम कर रहे हैं IS 37 और 10, तो वो चल रहा है। 37 हमने कर लिया, 10 कल शुरू किया था, तो वो कॉन्टीन्यूड ही है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो पहला पार्ट है लेक्चर का, उसमें फ़ाइनल अकाउंट्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये फ़ाइनल अकाउंट्स भी हमारा चलेगा, साथ साथ IS 1037 चलेगा, क्योंकि आपने आपने सवालों का मिजाज तो देख ही लिया है। सवाल हैं, हर एक सवाल डिस्कशन वाला है, एक एक पार्ट भी हो सकता है, तो वो हम बोर ना हो उसको साथ साथ चलाया करते हैं। ऐसे ही होता है। हाँ, जिस दिन फाइनल अकाउंट में हैवी सवाल भी होते हैं जो मुश्किल से 2 घंटे में, सवा 2 घंटे में होते हैं, उस दिन फिर IS 1037 बस दूर से ही सलाम कर लेंगे। वरना जैसे आज का ये पहला सवाल है, इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजर सिखाऊंगा, तो डिस्क्लोजर समेत इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है कंपनीज एक्ट और IS 1 के तहत, जैसी आपको बनानी पड़ेगी पर्चे में। तो ये 1 घंटे 10 मिनट का काम है मेरे प्लान के मुताबिक। तो उसके बाद का टाइम फिर IS 37। ऐसे ही आगे फिर इन डिस्क्लोजर्स को पढ़ना है, कंपनीज एक्ट में जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ना होता है, तो वो भी पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसीलिए ये साथ साथ चलेगा। हाँ, जिस दिन फाइनल अकाउंट में गुस्से वाला सवाल होगा, गुस्से वाला सवाल वो होगा जो प्रॉपर, जैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रॉपर करनी है ट्रायल के साथ, जैसे इंट्रो में करते थे, FAR 2 के एडजस्टमेंट्स डाल के अब FAR 2 में जो करना है, जब वो सवाल आएंगे तो फिर उस दिन सिर्फ वही काम हो सका करेगा। ठीक है जी, सवाल को बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ में जी, अभी तक ICAP ने इसका कोई नया इफ़ेक्ट नहीं डाला उस पर। बहरहाल उनसे हम पूछ लेंगे, जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके। मैंने वैसे पूछा नहीं फ़िलहाल, ACCA वाले जल्दी कर देते हैं अप्लाई, तो अभी तो उन्होंने भी बस कहा है कि होगा, लेकिन अभी भी किताबें उनकी भी सीधी नहीं हुई। हम तो फिर वैसे ही 6 महीने के बाद जाके चलें देखते हैं। अच्छा सुने सुने जी सुने, हमने अभी FAR 1 के अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखी, मतलब वो इंट्रो में सीख कर आए थे, लेकिन आपको इस्तिज़ा कराम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट ज़रूर दिखाते होंगे, सिखाते होंगे। बहरहाल जिन्होंने नहीं भी देखा हुआ, सीखा हुआ, वो दोबारा देख लें। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। थोड़ी सी रिवीजन इसकी की थी जब हम रीवैल्यूएशन कर रहे थे IS 12 के अंदर। खैर, तो प्रॉपर फॉर्मेट भी बना था, पर फिर बना लेते हैं। तो P&L के अंदर आपकी सेल्स होती हैं, लेस करते हैं आप उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आप पहुंच जाया करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, और ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कह देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट आती है। वैसे अगर यहाँ पे मैं ब्रेक लगाऊँ, तो यहाँ पर अगर ब्रेक लगाएं तो हमारा प्रॉफिट होता है फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन ब्रेक नहीं लगाएंगे, जाने दें, लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। अगर यहाँ पे ब्रेक लगा दें तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। यहाँ पे ब्रेक लगाएं तो ये, इसके बाद सॉरी, प्रॉफिट बिफोर, बल्कि अदर इनकम भी डाल दें। ठीक है, अदर इनकम डालें, ऐड, तो प्रॉफिट अदर इनकम में ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दें अदर इनकम। बल्कि 1 मिनट, सारे एक्सपेंसेस पहले आने दो, तो लेस कर दें इसमें से अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और ऐड कर दें फिर एंड पे अदर इनकम। आपने कैश फ्लो के अंदर बचपन में पढ़ा होगा कि ये आपके ऑपरेशंस का, नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता। फाइनेंस कॉस्ट, पैसे कम पड़ गए, लोन लिया, इंटरेस्ट दिया। अदर एक्सपेंसेस में कोई फिक्स एसेट के डिस्पोजल पे लॉस आ गया, चाहे वो फैक्ट्री का था, चाहे एडमिन का, चाहे सेलिंग का, कभी कभार होने वाला काम है, इसलिए इसको आप कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन डलते अदर एक्सपेंसेस में रखते हैं, जो एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अदर इनकम जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ से आने वाली इनकम्स होती हैं। ठीक है,
भाई अगर आपको ठंड लग रही है तो ये सीट छोड़ दें भाई, ये ज़रा कर दें यार 18 पे, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, इधर तक आ रही थी, कर दें यार इसको फ़िलहाल 21 पे करें, फिर देखते हैं। अच्छा जी, अदर इनकम ऐड करके हम जहाँ पर पहुँचते हैं वो होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा इसमें फ़ायदा ये हो चुका है हमें कि हमने कंसोलिडेशन कर ली। तो कंसोलिडेशन के अंदर हमें ये थोड़ा सा फॉर्मेट हमारे सामने आ गया था। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, लेकिन ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कैसे बनानी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ये वो टॉपिक है। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुँच। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड होती है अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम ये पीएनएल का पार्ट नहीं है। पीएनएल ये देखें, ये पीएनएल है जो सेल से शुरू होकर पैट तक था, ये है आपका प्रॉफिट और लॉस, इसको इनसाइड पीएनएल भी कह देते होते हैं। ठीक है, ओसीआई में आपके अनरियलाइज्ड गेन्स आते हैं या मूवमेंट आती है, जिसके अंदर अब आपके पास दो चीज़ें हैं जो आपको पता है। चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर ड्यूरिंग द ईयर आए तो आपका ओसीआई में प्रेजेंट होकर जाता है चेंज इन इक्विटी के अंदर, ऐसे ही है। ये तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, और अब आप जो पढ़ चुके हैं IFRS 9 में वो है चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, ऐसा ही है। अब बोलो, तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का टोटल फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका पैट आ जाता है। ठीक है, पैट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपकी ओसीआई आ गया। ओसीआई, पैट और ओसीआई को जब आप टोटल करते हैं तो आप पहुँच जाया करते थे टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम पे। कुछ कुछ याद आ रहा है कंसोलिडेशन में, ये करके आए ना, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम। ये टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम कहीं भी नहीं जाती। तो फाइनल अकाउंट का सवाल करते हुए हम, अगर हमसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम मांगेगा भी तो हम एंड पर जाकर बस इस टोटल को लिख लिया करेंगे, क्योंकि पैट ने जाना होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, आपको पता है, और ये जो जाते हैं अपने अपने रिजर्व के अंदर, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाता है और ये फेयर वैल्यू रिजर्व में चेंज इन इक्विटी के अंदर, ये कहीं नहीं जा रहा होता, ये ऐसा ही है ना। तो इसलिए हम एंड में बस इसका टोटल लिख लिया करेंगे। चलें जी, ये हमारे पास रुपीज़ या रुपीज़ इन थाउजेंड या रुपीज़ इन मिलियन, जो भी आपने लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज़ करना हो, ये आपके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट का भी नहीं बनाते, आज मेरी ज़रूरत जिसकी है मैं वही बना रहा हूँ। यहाँ तक देखें जी, कोई मसला अगर आपको नज़र आ रहा है तो, मुश्किल बात तो कोई नहीं की अभी तक, बोलो। चलो अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि आप पढ़ के इंट्रो में आए हैं, इसलिए माजरत के साथ मुझे वो थोड़ी सी रिवाइज़ करनी पड़ जाएगी। ठीक है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। याद है कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद है, इंट्रो में पढ़ते हैं ना अब आप लोग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आज सामने आ जाएगा, नहीं भी याद तो टेंशन ना लो। ठीक है जी, बहरहाल फ़िलहाल ये मैंने एक फैक्ट्री लगाई है जी, ये मेरी फैक्ट्री है, ये हम सब की फैक्ट्री है। ठीक है जी, आज हमने ये फैक्ट्री लगाई है, थोड़े से हैं, हमने कहा फैक्ट्री लगा लेते हैं, है जी। अच्छा, तो फैक्ट्री के अंदर जनाब ये मिसाल के तौर पे हमारा प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, ये प्लांट जिस बिजली पर चल रहा है वो भी फैक्ट्री का खर्चा है। ये प्लांट अगर अपना है तो डेप्रीशिएट हो रहा है तो भी फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, अच्छा, कुछ मटेरियल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, हम यहाँ पे गाड़ियाँ बनाते हैं तो ये कोई टायर पड़े हैं, कोई लोहे की शीटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये भी फैक्ट्री के अंदर ही होता है। ठीक है, और इस फैक्ट्री के अंदर कुछ पंखे लगाए हुए हैं, ये पंखे हैं। ठीक है जी, ये 3-3 परों वाले पंखे हैं, ये पंखे लग रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी जी। अच्छा जी, अब ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, ओवरहेड्स। ठीक है, जो इसके ऊपर मज़दूर काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री के ऊपर खड़े हुए, ये जो सर इनके नज़र आ रहे हैं, इनकी वेजेस भी क्या हैं, ये भी फैक्ट्री के खर्चे हैं। ठीक है, फिर जब चीज़ें बन जाती हैं तो बन कर बेचने के लिए आप उनको शोरूम के अंदर रखते हैं। ठीक है, दुकान पे रखते हैं। तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये मेरी फैक्ट्री हो गई, फैक्टर, फैक्टर री।
ठीक है जी। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा है, कुछ लेबर चल रही है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी यहाँ पर ही पड़ी होगी, जो यूज़ हो जाएगा वो हमारी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, हमारी लेबर है, डायरेक्ट भी होगी, इनडायरेक्ट भी होगी, लेबर भी है और ओवरहेड्स भी लग रहे हैं, तो ये सब फैक्ट्री के खर्चे हो, ठीक है। उसके बाद एक हमारा शोरूम है जहाँ पे हम शो मारते हैं, है ना। सेलिंग से रिलेटेड गड़बड़ हो चुकी है आज। सेलिंग से रिलेटेड खर्चे यहाँ पर, और उसके बाद एक वो भी जगह है जहाँ पे आप बैठे होते हैं, जहाँ पे एडमिन वाले हैं, जहाँ पे एचआर वाले हैं, जहाँ पे अकाउंट्स वाले हैं, तो एडमिन के खर्चे सारे ये भी होते हैं। अब यही चीज़ मैंने इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको दिखाने की कोशिश की है कि आपके खर्चों को ये मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर आपने बांटना होता है। जो तो इस फैक्ट्री की चार दीवारी के खर्चे हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल में आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इस शोरूम से रिलेटेड सारे खर्चे हैं वो सेलिंग एक्सपेंस में, और जो एडमिन डिपार्टमेंट से सारे रिलेटेड खर्चे हैं वो कहाँ आएंगे, एडमिन एक्सपेंस। बाकी लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया, फाइनेंस कॉस्ट, कोई एसेट बेचा है लॉस आ गया तो अदर एक्सपेंस, गेन आ गया तो अदर इनकम, और क्या क्या आने वाले दिनों में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं मैं प्रॉपर फॉर्मेट बिल्कुल बनाता हूँ इंशाल्लाह अभी, जैसा आप बनाकर आए इंट्रो में, लेकिन उस फॉर्मेट को ना ज़रा मैं एक दफ़ा आपके सामने स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगा, या जो इस्तेमाल हो गया वो, बेटा हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाएगा ना, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, या जो कंज्यूम हो गया वो बनेगा, जो कंज्यूम हो गया वो बनेगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले आएगा हमारे पास। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है वो हमें कुछ याद आया कि जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर निकला करती थी ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो जब आपने ये काम करना है तो आपके पास जो फिगर आनी है वो क्या होगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, ठीक है। तो आपने फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा लेना है मटेरियल का वो मटेरियल होगा जो आपने इस पीरियड के दौरान कंज्यूम कर लिया, जो आपका इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जो अभी तक आपके पास अनयूज पड़ा हुआ है वो आपका कॉस्ट नहीं है, वो तो एसेट है, ठीक है। अच्छा, फिर ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर गया, फैक्ट्री पे मतलब काम इस पे शुरू हुआ, तो कुछ लोग डायरेक्टली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट लेबर है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद जो अगला बड़ा खर्चा आया करता था आपका इंट्रो में वो होता था डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी प्रोडक्शन के अंदर, या जो ज़्यादा कॉस्ट जिसकी बनती है, मतलब मेजर कॉस्ट है, और बहरहाल बता सकते हैं आपके एक यूनिट के ऊपर कितनी डायरेक्ट लेबर लगी है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को मिलाकर आप बचपन में कहा करते थे, जो फिगर बनती है उसको कहा करते थे प्राइम कॉस्ट। क्या करते थे, प्राइम कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर क्या बन गई, प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें आप ऐड किया करते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आता था, मैं ये भी कुछ भूल रहा हूँ। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर भाई डायरेक्ट मटेरियल है वो तो सामने चला गया, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता था, है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट। डायरेक्ट लेबर तो अलग से आ गई, कोई इनडायरेक्ट लेबर है तो वो आ जाती थी। फिर फैक्ट्री हमारी रेंट पे है, तो रेंट एक एक्सपेंस है, या हमने कोई भी अंदर प्लांट रेंट पे, कोई व्हीकल रेंट पे लेकर रखा हुआ है, तो रेंट एक एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस ऐसा है जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, लेकिन खर्चा जो है वो फैक्ट्री का ही है। अच्छा, फैक्ट्री रेंट पे नहीं है बल्कि फैक्ट्री अपनी है, बिल्डिंग प्लांट वगैरह अपना है, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो ना मटीरियल है ना ना लेबर है, डायरेक्ट मटीरियल नहीं, डायरेक्ट लेबर नहीं, और फैक्ट्री की चार दीवारी का खर्चा है, तो वो फिर ओवरहेड है।
जो चीज़ डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो है फैक्ट्री की चार दीवारी में, तो वो ओवरहेड है, वो इनडायरेक्ट लेबर भी है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, और वो उसके अलावा जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है। फ्यूल की कॉस्ट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ गई, जो प्लांट चल रहा है। अब वो प्लांट जो चल रहा है, वो प्लांट के चलने के ऊपर जो फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो क्या मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है? बोलो नहीं। क्या डायरेक्ट लेबर है? लेकिन है तो फैक्ट्री का खर्चा, तो वो हर वो खर्चा जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो फिर क्या है? वो फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। अच्छा, अब इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारे पास जो कॉस्ट आया करती थी, उसको हम कहा करते थे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या जी? ये मुझे लगता है आपने ऐसा ही फॉर्मेट बनाया होगा। हम अभी आप अपना फॉर्मेट वैसे ही बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ जाती थी, ठीक है जी। ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में एक मसला आता था। वो मसला ये आता था जी कि इसमें तो जितनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हुई है वो सारी की सारी नहीं, जितनी प्रोडक्शन हुई है प्लस जो प्रोडक्शन अभी नहीं हुई, अभी यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस हैं, इसमें तो उनकी भी कॉस्ट। यानी मिसाल के तौर पे कुछ तो स्टॉक में पड़ा था रॉ मटेरियल, कुछ आपने इधर फैक्ट्री के ऊपर इधर मशीनों पे चढ़ा दिया, कुछ उनमें से फिनिश गुड्स बन के शोरूम में चला गया। पीरियड एंड के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल भी है जो यहाँ से प्रोसेस में पड़ गया है, रॉ मटेरियल नहीं रहा लेकिन फिनिश होकर निकला नहीं और फिनिश गुड भी नहीं बना, तो लेकिन फैक्ट्री की कॉस्ट में उसकी कॉस्ट भी शामिल हो गई। क्योंकि हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर ली, तो जो रॉ मटेरियल इधर से निकल कर इधर पहुंच गया, भाई निकल के इधर नहीं आया, कंज्यूम तो वो भी हो गया है, कंज्यूम तो वो भी हो गया, बस फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट हुआ। फिर जब इधर पहुंच गया तो लेट्स से प्रोसेस में वो चीज़ यहाँ पहुंच चुकी है, गाड़ी बन रही थी, यहाँ से चलते चलते इस डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है, तो उस पर लेबर भी लग चुकी है, उस पर ओवरहेड्स भी लग चुके हैं। तो ये मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा कंप्लीट यूनिट्स पर भी हो चुका है, और जितने अभी इनकम्प्लीट हैं उन पे भी सारा ना सही काफ़ी हद तक हो चुका होगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा हो ही चुका है। अब हमने जब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है तो ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा सफ़र जो चला है वो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए चला है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, तो फिर यहाँ पर क्या कर लें, माइनस कर देते थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। क्या मतलब, जो फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट आई है, ये नहीं किया हुआ इंट्रो में आपने? नहीं, कॉस्ट को तो छोड़ो, वो तो कल की बात है, इंट्रो में भी करके आए थे। मैं तो कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कॉस्ट की पाबंदी नहीं, इसके लिए इंट्रो पढ़ा होना इसकी पाबंदी है, तो वो पढ़ा हो तो बस ये आता है, कॉस्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है इसकी, ठीक है। बहरहाल टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में से जब आपने वर्क इन प्रोसेस पर जितना खर्चा हो चुका था फैक्ट्री के अंदर वो माइनस कर दिया, तो इसमें से जब माइनस हो गया तो बाकी जो बचा वो क्या है, जो चीज़ें फिनिश हो गई हैं, मैन्युफैक्चर हो गई हैं, उनकी कॉस्ट, और प्लस इसी तरह से आप ओपनिंग भी कर देते हैं कि अगर पिछले पीरियड के अंदर कोई वर्क इन प्रोसेस था तो पिछले पीरियड में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में डाला होगा, तो सबसे पहले इस पीरियड के अंदर वो प्रोसेस खत्म हुआ, वो प्रोसेस शुरू हुआ होगा और वो फिनिश गुड्स बन गई होंगी। तो प्लस किया करते थे आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और माइनस किया करते थे आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और इससे आप पहुंच जाया करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे। सोल्ड पे अभी भी नहीं पहुंचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंचे हैं अभी। जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई उनकी कॉस्ट तो आ गई ये। अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी? जी हाँ, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रिप्लेस हुआ था। अगर आप बनी बनाई चीज़ खरीदते थे तो कॉस्ट ऑफ परचेज आती थी, आपने खुद बनाई है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई। तो ये तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यानी यूं कह लें अगर ट्रेडिंग यूज होता तो परचेज की कॉस्ट है। आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट, यानी प्लस कर देंगे आप इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तो प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये सब इस तरह नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपका सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर पर। ये वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है जो पीएनएल के फेस के ऊपर आनी है, ठीक है, बल्कि इस पर डिब्बा डिफरेंट तरह का होना चाहिए, ठीक है।
ये वो फाइनल फिगर है जिसकी तलाश में आप निकले थे। ठीक है, तो ये जनाब आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में। थोड़ी रिवीजन की क्विकली हमने। ठीक है, अब मैंने आज के सवाल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट वो मैंने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, और उसके साथ सवाल कह रहा है रेलेवेंट नोट्स भी बनाने हैं, और जो स्टैंडर्ड्स ने कहे या जो कंपनीज एक्ट ने कहे सारे। तो बच्चों के आने तक मैंने ये फॉर्मेट बनाया, तो इसके अंदर फॉर्मेट सिर्फ इतना ही है जो आपको दिखाया है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस एडमिन लेस सेलिंग लेस अदर लेस फाइनेंस, एड अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आज वाले सवाल में छोटा सवाल है, कॉम्प्रेस सवाल, टैक्स ही नहीं है, तो फिर पीबीटी पे सवाल रुक गया, और कोई अदर कंप्रेहेंसिव इनकम का आइटम भी नहीं है, इसलिए ओसीआई भी नहीं आ रहा। सवाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वर्किंग शर्किंग नहीं करनी आज, प्रॉपर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही ओपन करके। तो जब इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, चेंज इक्विटी होती है, कैश फ्लो होती है, उसके बाद फिर हेडिंग आती है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर पहले कुछ अंग्रेजियाँ मारी जाती हैं और फिर फिगर्स जो टैली हो रही होती हैं उसके नोट्स, सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का, ये नोट्स बनते हैं। आज सिर्फ हम इनकम स्टेटमेंट और उसके रिलेटेड नोट्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, आपने FYE नहीं लिखना, पता है ना, फॉर द ईयर लिखना, 31 लिख के डॉट नहीं डालना, पूरा दिसंबर डॉट नहीं डालना, 2015 पूरा इस तरह से लिखना है पर्चे में। ठीक है, 31 दिसंबर पूरा, फिर 2015 पूरा पर्चे में ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके। हाँ क्या दिसंबर की जगह 12 में लिख सकते हैं? नहीं, दिसंबर ही लिखना है, फॉर्मेट तो यही कहता है, बाकी इतनी बात पे काटता नहीं है नंबर, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ। आप DEC भी लिख देंगे तो इतना नहीं मसला, मेरा नहीं ख्याल कि नंबर को काटना चाहिए इस बात में। ठीक है, अच्छा चलें जी। अच्छा, अब उसके बाद जो रेलेवेंट नोट्स हैं आपने वो तरतीब से बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहला सफ़ा आपने छोड़ दिया करना है मेन फॉर्मेट के लिए। मेन आपकी इनकम स्टेटमेंट पहले सफ़े पे आ गई, और उसके बाद आपने नोट्स स्टार्ट करने अगले सफ़े से, तो उसके ऊपर अब आप ये हेडिंग देंगे। अब मैं आपको वह तरतीब से बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा होगा। पहला सवाल है ना, इसलिए पहले सवाल में ज़रा मैंने, क्योंकि आगे पीछे नंबर इसलिए किया कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल का नोट, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है मैंने, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए थी, तो मैंने ये खुला खुला कर लिया, क्योंकि सेल का नोट पहले लिख चुका था, तो अब इतनी जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल ने नहीं आना था, तो मैंने फिर यहाँ पे नंबरिंग आगे पीछे की हुई है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग दे ली अगले सफ़े पे, ये फॉर्मेट पहले बना लेना, यहाँ पे पॉज कर लेना ऑनलाइन। ठीक है, फिर पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लें पहले सफ़े पे, फिर दूसरे सफ़े के ऊपर आपने नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग दे ली। उसके बाद पहला नोट किसका बन रहा है? सेल्स का। सेल के लिए चार लाइनें छोड़ दें आज। पहला सवाल है इसलिए गाइड कर रहा हूँ, खुद पता लगा करेगा इंशाल्लाह सवाल पढ़ते हुए आपको। ठीक है ना। दूसरा नोट आपने बनाना है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, इसके लिए 15 को लाइनें छोड़ दें, उम्मीद है काफ़ी होगा। ठीक है, तीसरा नोट सेलिंग एक्सपेंस का है, इसके लिए आप 7-8 लाइनें छोड़ दें। चौथा नोट आपका एडमिन एक्सपेंस का है, इसके लिए भी 15-12 लाइनें छोड़ दें, 10 से 12 लाइनें इसके लिए छोड़ दें, छोड़ते जाएं। उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट का नोट है, 2-3 लाइनें काफ़ी हैं, एक ही आइटम है मेरे सवाल में, दिखाऊंगा अभी। उसके बाद आपने अदर एक्सपेंसेस का नोट बनाना है, इसके लिए आपके पास आखिरी नोट है, हाँ चलो अदर इनकम एंड पे है, तो इसके लिए 7-8 लाइनें छोड़कर एंड में अदर इनकम का नोट बना लें। ठीक है, जा रहे हो ना छोड़ के जगह? चलो एक सीट और पीछे चले जाओ, वहाँ पे एसी नहीं है, असल में बहुत ही गर्मी हो रही थी। बस एक ही चल रहा है ना अभी, एंड वाला बंद कर दो। हाँ अच्छा, आप नहीं गीले होके आए थे, आप भी तो भिज के आए थे। आप छुट्टी ना करना, इनमें से सारे चले जाएं, आप होंगे तो मैं फिर भी पढ़ा लूँगा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, भाई आप इधर नहीं ला रहे यार कैमरा, आप कैमरा नाराज़ किया हुआ मेरे से। जी मैं आमिर भाई को कह रहा था, आप क्या आप अकेले आ जाएं तो यहाँ पे कोई भी ना हो तो पढ़ा लूँ, लेकिन खैर बच्चा होना ज़रूरी है, कैमरे को तो सब समझ आ जाती है ना, मसला ये है। अच्छा जी सुने आप, ये जनाब फॉर्मेट, अब जैसे कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँगा पूरा, ये देखो तो मैंने इसलिए जगह छोड़ी है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लूँगा, डायरेक्ट लेबर लूँगा, FOH ऐड करूँगा, उसके बाद टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद भी 3-4-5 लाइनें क्यों छुड़ी हुई वो देख लेंगे, वही तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी।
ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा सवाल होगा। अब तशरीफ़ लाइए ज़रा पेज नंबर 630 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिग्स पाकिस्तान। ये दरअसल पास पेपर का सवाल है जिसको बहुत छोटा करके यहाँ पर रखा गया है। वो पास पेपर का सवाल तो फिर जब कभी आपको दिया जाएगा आज या कल या परसों होमवर्क में, तो असल में मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो काम सैलरीज एंड वेजेस के साथ मैं कर रहा हूँ, जो करूँगा, असल सवाल में वो एक नहीं 5-6 चीज़ों के साथ एक ही जैसा काम करना है, तो सिर्फ रेपिटिशन है, तो इसलिए वो आपसे करवाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही जो जो काम मैं यहाँ पर एक चीज़ के लिए कर रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट 3 जो है ये करूँगा, उसमें ज़रा ये 2-3 दफ़ा काम करना पड़ेगा डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो बस ये वॉल्यूम बढ़ना है चीज़ों का, बाकी कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल छोड़ें इसको, रिक्वायरमेंट पढ़ें आप। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 अलॉन्ग विद relevant notes, very important thing, along with relevant notes। कितने नोट्स रेलेवेंट हैं? अच्छा जी, कौन से वाले? तो कहता है एज पर कंपनीज एक्ट एंड IFRS, कोई माफ़ी नहीं है। यानी आपने IFRS वाले डिस्क्लोजर्स तो पहले ही पढ़े हुए थे, अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट भी हमारा जो है ना, हमारा कंपनीज एक्ट लोकल लॉ जो है, उसने भी कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगे हुए हैं स्टैंडर्ड से हट कर भी। तो 3 स्केड्यूल्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, 3rd, 4th और 5th। 3rd स्केड्यूल बताता है 4th और 5th किस किस में लगता है, और 4th और 5th स्केड्यूल बताते हैं कि डिस्क्लोजर कौन कौन से आपने देने हैं। तो ये हमने पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। फाइनल अकाउंट तो आपको साथ वो भी हो रहा होगा, लेकिन बनाने पहले ही आते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह। तो बस अब FAR 2 की एडजस्टमेंट समेत बना रहे होंगे, अब लीज की एडजस्टमेंट आ रही होगी, अब IFRS 9 की एडजस्टमेंट आ रही होगी, अब आपका IAS 41 की एडजस्टमेंट आ रही होगी, जो आपने यहाँ पढ़ा है, जो पहले नहीं पढ़ा हुआ था। तो सही है, बात समझ आ रही है? तो अब आपको FAR 2 वाले टॉपिक्स की एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, IAS 21 आ रहा होगा, सारे जो आपने स्टैंडर्ड यहाँ पे आगे पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन असल चीज़ क्या है? डिस्क्लोजर्स देने हैं, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स देने हैं एज पर कंपनीज एक्ट एंड IFRS। तो ये जो कंपनीज एक्ट 2017 के डिस्क्लोजर्स है ना, ये यहाँ पर आपके सिलेबस में ऐसे नहीं है, एडिशनल है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने PPE का नोट बनाना सीखा हुआ है, वो PPE के मेन बॉडी के बाद आप कहते थे रीवैल्यूएशन फलाने ने रीवैल्यूएशन की है, फलां दिन की है, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ये बुक वैल्यू होती, और उसके बाद रीवैल्यू सरप्लस की मूवमेंट, ये IAS 16 ने कहे हुए थे। कंपनीज एक्ट ने एक एडिशनल बात, वैसे तो काफ़ी सारी कही है, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, एक एडिशनल बात क्या कह दी, जो डिस्पोजल आपने किया ड्यूरिंग द ईयर उसकी डिटेल बताओ, क्या बेचा, क्या कॉस्ट थी, क्या बुक वैल्यू थी, कितने का बेचा, कितना गेन आया, किसको बेचा, क्या रिश्ता है उसके साथ। तो ये कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स आ जाएंगे, इनको हमने पढ़ना है। PPE का नोट तो आपको बनाना आता है, लेकिन बनाएंगे फिर भी सवाल आएगा, बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बनाना आता है। एडिशनल चीज़ें इसमें आ रही, ठीक है। ये बात समझ आई? अब करने क्या लगे ये पता होना चाहिए, घर बैठे हुए बच्चों, करने क्या लगे ये पता होना चाहिए। चलें जी, अब असल में तो सवाल पढ़ के ये फॉर्मेट बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि बारिश के ऐसे बच्चे नहीं आए तो मैंने पहले बना दिया कि शायद आ जाए, पर बच्चे फिर नहीं आए फिर हमने शुरू कर दिया, ठीक है। अब फिक्स पाकिस्तान इज, ये भी बच्चे ही हैं पर कम बच्चे हैं ना, सारे नहीं आए। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर 15। पूरा ट्रायल नहीं है, ठीक है। तभी तो देखो टोटल उन्होंने किया नहीं, कर भी दें तो बराबर नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट है ट्रायल का, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ गिवन है? कहता है जी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनकी सेल आ रही है और स्क्रैप सेल आ रही है। स्क्रैप सेल कहाँ जाएगी जी? स्क्रैप सेल कहाँ जाएगी? बोलो, स्क्रैप सेल कहाँ जाएगी? अदर इनकम में। स्क्रैप के लिए कोई भी बंदा, देखो जी आपको जी स्क्रैप सेल किया है, मैं सेल में डालूँ तो स्टैंडर्ड तो कहता है कि आपकी मेन कोर एक्टिविटी की इनकम आनी चाहिए आपकी सेल्स में। तो स्क्रैप के लिए कौन फैक्ट्री लगाता है? स्क्रैप तो हो जाता है प्रोसेस के अंदर, स्क्रैप सेल को कहाँ रखा करेंगे? अदर इनकम में। फिर सेल्स डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कहते हैं, किसको जी? ट्रेड डिस्काउंट को। इसका देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। फिलहाल आज मैं कुछ नहीं करूँगा इसका फिर असल में ट्रीटमेंट कल सीखेंगे। एक नहीं होगा, 2 चीज़ें हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट भी है और सेल्स टैक्स भी है, सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन पूरी कहानी समझा के, एक्सट्रैक्ट्स बना के, एग्जाम्पल करके, फिर ट्रायल के फेस पे ला के वहाँ पे समझाना पड़ेगा ये यहाँ पे क्यों था और इसके साथ ऐसा आज क्यों किया। आज जो कर रहे हैं कल बताऊँगा क्यों किया।
फिर जब वो बात हो जाएगी और एक दो तीन बातें और हो जाएंगी तो फिर ये असल सवाल आपके होमवर्क में जा सकता है, अभी नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसलिए अभी आपको यही सवाल है। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है, जो आज तक करते आए हो, सेल्स में से नेट करना है, ठीक है ना। ये आया ही नहीं करता किताबों में, यहाँ क्यों आ रहा है देखेंगे, ये हम देखेंगे कि यहाँ आया कैसे, लेकिन अब नज़र आ गया ना आपको, सेल लेस डिस्काउंट, नेट सेल्स नेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा सोचना नहीं है, कल इंशाल्लाह पूरी कहानी सामने आएगी। आज सिर्फ हमारा टारगेट क्या है, एक सवाल हमने करना है जिसमें इनकम स्टेटमेंट बन जाए और कंपनीज एक्ट के कुछ रिलेटेड नोट्स हम बनाना सीख लें, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना फिक्स एसेट, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, अभी वो दूर है। ये इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड थोड़े से हैं, 5 नोट्स मांगे सिर्फ कंपनीज एक्ट ने, वो बनाने सीख लें। 5 चीज़ें टोटल, 2-3 आज सीख लेंगे। अच्छा, रॉ मटेरियल का स्टॉक ओपनिंग है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, पता है कहाँ कहाँ जाने हैं, ठीक है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, लेकिन स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड है, यानी ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके उन्होंने ये 180 की फिगर दी हुई है, इसलिए इसमें ये नहीं करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे स्टोर की भी परचेज होती तो फिर स्टोर को ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होता, स्टोर का क्लोजिंग स्टॉक भी देता, तो हम स्टोर भी कंज्यूम्ड लेते। लेकिन स्टोर आइटम्स जो हैं ये एफओएच का हिस्सा होते हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, ये छोटे मोटे नट बोल्ट लटरम पटरम चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्री के अंदर डेली यूज़ के लिए जो होती हैं वो रखी होती हैं, हमने जैसे जैसे यूज़ करते रहते हैं स्टोर आइटम, तो उनकी कंजम्पशन कंज्यूम की फिगर एफओएच में जाती है, ठीक है, सही है। अच्छा, बहरहाल ये उन्होंने कंज्यूम्ड ही निकाल कर दिया होगा। ऐसी अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे देता तो फिर ज़िंदगी आसान थी, पर उसने ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग हमसे करवाना था उसमें, लेकिन स्टोर में उसने कंज्यूम की फिगर दे दी। नेक्स्ट, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है जी, ये कंज्यूम्ड है। अच्छा, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट आगे, आउटवर्ड फॉर सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स का पता नहीं है कि कौन सी हैं ये यहाँ पे बताएगा इंशाल्लाह जाके, ये यहाँ पे पॉइंट 2 में, फिलहाल छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। वैसे इसके साथ फिर लिख लें, पॉइंट 2 आगे आना ही है, बल्कि साथ ही पढ़ लें। सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट वाले बारे में कहता है बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। अच्छा, वेरियस एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि असल सवाल के अंदर एक नहीं कई सारे थे, पर जब उसमें से काट के छोटा सवाल किया गया है तो सिर्फ सैलरीज एंड वेजेस पे ये चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है। बाकी फिर जब असल सवाल देखोगे तो उसमें 4-5 आइटम्स ऐसे ही होंगे जिनके साथ यही हशर करना है जो इसके साथ कर रहे हैं, तो वो आप करोगे होमवर्क में, जब परसों कल होमवर्क मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है, कल जब कुछ डिस्कशन हो जाएगी। और अच्छा, आगे बढ़ो। फिलहाल वो कह रहा है कि ये सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में क्या कह रहा है कि इनको आपने एलोकेट करना है अमंग कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है, इस रेशो में। तो सिंपल, सैलरीज वेजेस टोटल सवाल से मिल गया, ठीक है, कोई गलती नहीं है। डिस्क्लोजर जिन सवालों में मांगता है ना उनमें नॉर्मली करेक्शन नहीं करवा रहा होता, बल्कि क्या कह रहा है, सैलरीज को बांट दो, सैलरीज तो सही है, बस उनको इकट्ठा दिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करना है, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में, कुछ सेलिंग में, कुछ एडमिन में। बात समझ आ रही है, ठीक, चल नेक्स्ट। ऐसे ही आगे ऊपर वापस आओ, आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग, ये कौन सा खर्चा है जी, और बता दो, सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। अब फेस के ऊपर वो बचपन वाला इनकम स्टेटमेंट नहीं बनना आपका, इंट्रो वाला, फेस के ऊपर ही सारे लेस एक्सपेंस करके सारे जान के खर्चे, नहीं, फेस के ऊपर आपको बता दिया है, उधर फॉर्मूला मैथमेटिकली बना हुआ है, फेस के ऊपर आपको बता दिया है ये मैक्सिमम यही लाइन आइटम्स आ सकते हैं। सेल है, इधर जो भी इसका खाता है फिर आगे नोट्स में जाके करो, प्लस माइनस कुछ करना है। कॉस्ट ऑफ सेल एक फिगर, जो भी कोई फनकारी लगानी है नोट्स में जाके करो। फेस के ऊपर एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंस है या तो वो सेलिंग होगा या एडमिन होगा या अदर होगा या फाइनेंस कॉस्ट होगी, किसी एक हेड में डालना ही पड़ेगा आप, ठीक है, सही है ना। हाँ, ऊपर फेस फ्री काम चलेगा। तो ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंस है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं जी, एडमिन एक्सपेंसेस, और ऑल्ट रेम्यूनरेशन भी आती है एडमिन एक्सपेंसेस में, डोनेशंस अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ये फाइनेंस कॉस्ट बन गई। तो बस आज क्या सीख रहे हैं हम, ट्रायल में मुख्तलिफ चीज़ें गिवन है, इसको भी अदर एक्सपेंस में डाला करते हैं हम। ट्रायल में मुख्तलिफ चीज़ें गिवन है, उनको बस रेलेवेंट जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। और चूँकि रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, तो वो फिर आपको मसला थोड़ा सा यही आ रहा है, ठीक है, कि आपको देखना पड़ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम चल रहा है तो काफ़ी लंबा काम करना पड़ रहा है। खैर आगे एडजस्टमेंट्स देख लें। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है,
लो जी क्लोजिंग यूनिट्स आ, क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ रहा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। आसान है मुश्किल है? दूसरा पॉइंट पहले पढ़ा दिया, तीसरा पॉइंट भी दूसरे पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो जब दूसरे पॉइंट को देखेंगे आके तो साथ ही तीसरे पॉइंट को भी देखेंगे, और यही वो असल में तीसरा पॉइंट जो है ये आपका कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर बनवाएगा। दूसरा पॉइंट तो वैसे भी आप अकाउंटिंग में करते आए हैं, एलोकेशन करते हैं, अगर इकट्ठा एक्सपेंस दिया हो तो आपको पता ही है, फैक्ट्री वाले ने कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है, हाँ, एडमिन वाले ने एडमिन में, सेलिंग वाले ने सेलिंग में, ठीक है, ये तो आप वैसे भी करते हैं, ठीक है। अच्छा पॉज करें। अच्छा जी, तो बेसिकली पॉइंट 3 हमें बताएगा एक ऐसी बात जो कंपनीज एक्ट ने कही हुई है, अलग से बताओ, तो हम बता देंगे। यानी डिस्क्लोजर या नोट्स वाले सवाल के अंदर आसान है ज़िंदगी, बस पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर एक डिस्क्लोजर है जो ऑडिटर रेम्यूनरेशन के लिए कंपनीज एक्ट ने कहा है, ऑडिटर के पैसों के बारे में कहता है, ज़रा खोल खोल के बयान करो, फलां 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 बताना पड़ेगा। ये किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, हमारे कंपनीज एक्ट ने कहा है तो करना पड़ेगा। हमने लोकल लॉज को भी फॉलो करना होता है इन एडिशन टू IFRS, ठीक है। IFRS के अलावा भी कुछ एडिशनल लॉ, अगर लोकल लॉ है, कॉन्ट्राडिक्शन तो होती नहीं है, वो इन एडिशन ही होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन आ भी जाए तो हमें लोकल लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन होती नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन, इन एडिशन टू IFRS डिस्क्लोजर्स होते हैं, ठीक है। तो सारा जो आज तक सीखा अकाउंटिंग वो अपनी जगह, ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपका लोकल लॉ रिक्वायर करता है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 के अंदर डोनेशंस के बारे में कोई बात की गई है, तो जब आएगा तो देखेंगे। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से ये सब पढ़ने के बाद ये फॉर्मेट आपके सामने बन चुका है। अब जस्ट क्या करना है, पहला सवाल है ज़िंदगी का, ये क्या करना है, चीज़ों को उठाना है और यहाँ। अच्छा मज़े की बात ये है, जो आप फुल फ्लैश सवाल देखोगे ना, पास पेपर का ये सवाल है, 18-20 नंबर का सवाल होगा, उस फुल फ्लैश सवाल में भी ये ऐसे ही होना है, बस चीज़ें बढ़ जानी है, वॉल्यूम बढ़ना है, ठीक है, ओके। तो आ जाओ। हाँ जी, अब सेल्स है, सेल्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल्स हैं, कहाँ जाएंगी जी, तो बनाना शुरू कर दिया ना अब हमने डायरेक्ट। अच्छा तरतीब ये होनी चाहिए, वैसे तो एडजस्टमेंट वाइज चलना चाहिए, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके बाद तो मेरी तरतीब ये होती है कि मैं पहले एडजस्टमेंट्स को पकड़ता हूँ, जैसे उसने कहा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, चलो ये बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे फॉर्मेट में आना होता है, कहाँ कहाँ आना है, वरना फिर कोई मसला नहीं है, मैं फॉर्मेट बना दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट बना देंगे और क्या, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब आएगा ना ये सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स की एडजस्टमेंट आ गई, मैं जाके सैलरीज वेजेस को पकड़ूंगा पहले ट्रायल से, ये मेरी तरतीब होती है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, हर उस्ताद अपने तरीके से कराता है। इसको पकड़ूंगा, इसको कहूँगा आ तेरे जिन कड्डा, फिर उसको ले जाऊँगा मेन पर, 55 इधर, 50 इधर, 30 इधर, तो इधर उधर जो करना है वो कर लेंगे, फिर ये टिक हो जाएगा। फिर अगली एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और रेम्यूनरेशन पकड़ लेंगे उसको, फिर उसके जिन निकालेंगे, फिर उसके जिन निकालने के बाद फिर जो बाकी बचेगा उसको टिक कर देंगे, फिर अगली एडजस्टमेंट पे आएंगे, ऐसे ही करते करते एडजस्टमेंट हो जाएंगी ख़त्म। उसके बाद ट्रायल होगा और हम होंगे, जो चीज़ें टिक होने से रह गई होंगी उनको बस उठाना है, फेंकना है और कहानी ख़त्म। मेरी तरतीब ये होती है। तो ऐसे ही चलें या पहले सारा ट्रायल पोस्ट करूँ, तरतीब से चल ले मेरी से, ठीक है। तो ये फिर देख लो, आपको कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये मोटा मोटा पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले क्या लेना है जी, यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपका निकलेगा ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ओके। अच्छा उसके बाद रॉ मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल जिसको कहते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल ही होता है हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हमेशा ही ये डायरेक्ट मटेरियल ही होगा। मटेरियल तो जी वेरिएबल कॉस्ट होती है जी। इनडायरेक्ट अगर होगा FOH के अंदर चला जाएगा, अलग बता दो ठीक है, वरना खामोश हो तो आपने लेबर को डायरेक्ट और मटेरियल को डायरेक्ट ही समझना है। इनडायरेक्ट होगा तो या तो बताएगा या फिर FOH में पड़ा होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उसके बाद FOH मैंने इसलिए लिख दिए कि FOH के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे सैलरीज आ गई, जैसे डेप्शन आ गई। अब पूरा सवाल मैंने पढ़ा है तो मुझे पूरे सवाल के अंदर कोई FOH नज़र ही नहीं आया सिवाय स्टोर्स एंड स्पेयर्स के, ऐसे ही है ना। तो चलो एक आधी लाइन उसके लिए भी छोड़ दी, ठीक। यहाँ से हम पहुँच जाएंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कह दें
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर आपको ख्याल आएगा, अब ये वही फॉर्मेट है जो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया था ना, ये मैं इधर बना, आप खुला खुला बनाए, आपको खुली जगह थी, मेरे पास जगह का मसला है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फिर एफओएच आगे लग रहा है 3 चीज़ें, 6 लाइनें छोड़ दो, क्या मसला है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग, वो तो फिनिश, वो तो 2 लाइनों में आने, ठीक है। खैर, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये बन जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है जी। अब अच्छा, अब जब ये निकल आएगा तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा जी आपको, फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट यहीं पे करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर लेके जानी है। तो प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके अंदर ना ये ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग आ रहे हैं, तो मेरा सवाल अब रुकेगा नहीं ना, एडजस्टमेंट देखूंगा तो रुकेगा नहीं। समझ आई बात, ठीक है। अब शुरू करें काम। पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहली एडजस्टमेंट, पहले बच्चे, कुछ बच्चे पहले ट्रायल भी पोस्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पर मैं इसलिए नहीं करता कि ट्रायल में जो चीज़, वैसे इसमें गलती कोई नहीं है, लेकिन इसमें मैं ज़रा दूसरे सवाल की भी तैयारी शुरू कर दी है ना, जो एडजस्टमेंट वाला आएगा, तो तरतीब यही रखें, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले आ रहा है, रॉ मटेरियल का भी, वर्क इन प्रोसेस का भी, फिनिश गुड्स का भी। कहाँ कहाँ जाना है, फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ तो मैंने लिखना है ना ओपनिंग, आपने जगह खाली छोड़ देनी है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस, हाँ जी, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है 2125, तो यहाँ पे आकर लिखो 2125, ठीक है ना। ये बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी तो लिख लेंगे, वो बारी अभी आई नहीं, अभी तो एडजस्टमेंट में गया हूँ। समझ आई बात की। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 125, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1153, 1 मिनट का काम है। ये देखो कितना जी, क्लोजिंग 125, फिनिश गुड क्लोजिंग 11, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर। एडजस्टमेंट 1 ने ट्रायल की किसी फिगर को हिट नहीं किया, इस वजह से मैंने ट्रायल की किसी फिगर को उठाया भी नहीं, ठीक है। जल्दी से पोस्ट करें, साथ साथ पोस्ट करते जाना है, आप ये करते जाना है, और इधर नहीं देखना, वो सूचना पे नहीं देखना, सवाल में देखना है। सवाल आपके सामने, एडजस्टमेंट 1 का क्या किया, कंपनीज एक्ट में कहाँ क्या कैसे लिखा हुआ, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा आज, ज़्यादा बदहज़मी ना करनी, दूसरे टॉपिक को चलाना है साथ साथ, ये दोनों को ज़्यादा टाइम मिल जाता है इस तरह से। अच्छा, एक बात आज ही बता दूं, बच्चे एंड पे जाकर कहते हैं सर फाइनल अकाउंट का टॉपिक बड़ा मुश्किल लगा, डिस्क्लोजर याद नहीं होते। सिर्फ लोगों की बातें हैं, आसपास से सुनोगे तो तुम्हें भी यही लगेगा। सबसे आसान टॉपिक ये साबित होगा इंशाल्लाह, मैं ऐसे ऐसे करके उंगलियों पे याद करवाऊंगा। याद करना नहीं है, याद रखना है असल में, तो बस ऐसे ही याद रखना है आपने, और छुट्टी नहीं करनी, और जो काम दिया जाए रोज़ का रोज़ करना है। फाइनल अकाउंट्स इसी महीने में तैयार करना है, IAS 37 इसी महीने में तैयार करना है, IFRS 15 इसी महीने में पढ़ते पढ़ते ही तैयार करना है, उनमें गुंजाइश नहीं छोड़नी, ओके, बिल्कुल एग्जाम लेवल पे रखना है, ठीक है। चलें जी, एडजस्टमेंट 1 जल्दी करें। IAS 10 अभी चल रहा है, 37 वैसे ख़त्म है, हाँ प्रैक्टिस उसकी चलेगी अभी, वो तो अगले 10 दिन चलेगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप रोज़ एक आधा सवाल लिखेंगे। जैसे कल आपको ज़रा ज़्यादा काम मिला है, अब ऐसे नहीं मिला करेगा ज़्यादा काम, ठीक है। वैसे कल वाले सवाल किए थे, सुबह 8 बजे करने से तो बिजली, हाँ बारिश शुरू होगी, अच्छा चलो चलो, तुमने किया, तुम्हें क्या हुआ, किए नहीं जी बेटा, कल वाले सवाल लिखने थे IAS 37 लिखे, मैंने देखने, ओके जी। चले जी, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर। एडजस्टमेंट 2 क्या है, कहता है बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस अमंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लिखा हुआ है ऐसे ही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स
और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग मैंने सेलिंग लिखा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लफ्ज़ लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ वैसे मेरे ख्याल से, चलो यहाँ लिखा हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही कर देना चाहिए था। बहरहाल चलो, अब तो जो होना तो हो गया। सेलिंग एक्सपेंस मैंने लिख दिया है, तो वैसे गाइडेंस यही है कि पर्चे वाला लिखा करो नाम, अभी चेंज करके लिखते हैं, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सवाल ने लिखा, हम भी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। पहला दिन है, माफ़ कर दो, उसकी वजह ये कि सेलिंग ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन से ना, चलो डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। लेकिन बहरहाल कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन के अंदर बांट दो, किसको? सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट को, 55, 30 और 15। अब आके आपने पकड़ा किसको? ये 2365 को, और इसको अब आप क्या कर देंगे? टिक, ठीक है। ये अब आपने ट्रायल से उठा लिया, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, ये ट्रायल से उठ के किसी एक जगह नहीं जाना, बल्कि टूट के 3 जगह जाना है, ठीक है। इसको वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में भी डालो, इधर देखो जरा, कॉस्ट ऑफ सेल में भी डालो, 2 3 कितना है? 6 7, ये इधर भी आएगा। उसके बाद ये जी, इसको क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नाम लिखे, असल में उसने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है ना, तो ये भाई आपने ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है ना। आप जो सवाल के अंदर नाम लिखा होगा आपने वही लिख देना है आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यहाँ पे भी वही लिखूंगा मैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ये गाइडेंस है, पहले दिन की तो खैर थी, लेकिन चलो पहले दिन से आदत सही कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में भी इसने आना है ये सैलरीज, वेजेस, बस काफ़ी है, ठीक है। कितना आ गया? सैलरीज वेजेस कितना है? 2 3 6 7। अभी मैं सिर्फ लिखता जा रहा हूँ, हर जगह जहाँ जहाँ जाना है लिख दो। यहाँ पे भी आएगा सैलरीज, वेजेस, ये जगह ज़रा आगे तंग है तो 2 3 6 7। तो ये तरीका है, कोई भी कॉमन खर्चा आपने बांटना हो तो जहाँ जहाँ बांटना है वहाँ वहाँ इसके टोटल को लिख लिया, ठीक है। अब उसने कहा ये कोई गलती नहीं है, सैलरीज तो सैलरीज ही हैं, बस उनको प्रेजेंट करना है अलग अलग करके। तो फिर उसने कहा कि इसको टुकड़े करो और टुकड़े करके ले जाओ 55% कॉस्ट ऑफ सेल में, 30% डिस्ट्रीब्यूशन में, 15%। तो अब ये सिर्फ ये करना पड़ा आपको, ये 55%, ये कितना डिस्ट्रीब्यूशन में, कितना 30 है, 30%। बोलो ना, फूटो भी सही ना, गूंगे ना बन के बैठो, मोबाइल देखने लग जाता मैं उधर मुंह करता हूँ। तुमने देखा है मोबाइल? आज तो तुम है 4-5 जो आज नहीं, माफ़ी जी, इंटू 15%। लो जी, ऐप कहीजिए कहानी सारी। बोलो भाई, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आया? टू 3 6 7 का 55%, 1302। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आया? 7 10। और एडमिन में क्या आया? 355। ठीक है जी। अब बताओ इसमें कोई गलती थी? बोलो, कोई गलती। नेक्स्ट आओ इधर, अगली लाइन भी पढ़ लो, ये एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। सवाल है कि क्या है? ऐसे ही हैं सवाल। ज़िंदगी आसान है, बस ये ज़हन में रखना है, ये मुश्किल नहीं है। ये जो आसपास के लोग सही से पढ़ते नहीं होंगे ना, खुद जो फेल होने वाले होते हैं वो फिर आपको डराते हैं, उनसे नहीं डरना, ठीक है भाई। ये फाइनल अकाउंट मुश्किल है? नहीं मुश्किल, बस हाँ सारा कवर हो फिर समझ लगती है कि मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, जैसे कहा जाए रोज़ जोर लगाते रहना है, टिप्स पे रखना है, इसको उंगलियों पे याद रखना है, करना नहीं, रखना है पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे कहूँ कर लेना बस जी। कहता है सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट में शामिल है, अब अल्लाह करे कुछ गलती ना हो, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो कि डिफाइंड है, ठीक है, अमाउंटिंग टू 54 मिलियन। क्या? तो आपने इस प्रोविडेंट फंड के बारे में टैक्स पढ़ा होगा ज़िंदगी में, इस प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? इसको वैसे कहते भी क्या है? प्रोविडेंट फंड होता ही क्या है? क्या ये सैलरी का हिस्सा नहीं होता? कंट्रीब्यूशन हम काट लेते हैं एक तो अपने एम्प्लॉई का,
और फिर उतना ही हिस्सा हम भी उसकी तरफ से डालते हैं, तो जो हम हिस्सा डालते हैं वो उसकी सैलरी है और हमारा एक्सपेंस ही तो है। तो सैलरी में सैलरी पड़ी है, कोई गलत है? प्रोविडेंट फंड का सैलरी में पड़ा होना कोई गलत है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ता है आपका कंपनीज एक्ट, और वो सिर्फ ये कहता है कि अगर सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट के अंदर आपका कोई प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी पड़ा हुआ है, कौन सी वाली वो बाद में पढ़ लेंगे, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी अगर आपकी सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स में मौजूद है, तो सिर्फ लिख के बता दो यूज़र को कि सैलरी की फिगर के अंदर प्रोविडेंट फंड इतना या ग्रेचुटी इतना पड़ा है, बस बताना है। क्योंकि प्रोविडेंट फंड ये जाहिर सी बात है, ये आपका कंट्रीब्यूशन ही है ना। सैलरीज के अंदर क्या पड़ा होता है, जो आपका शेयर आप जमा करवाते हैं अपने एम्प्लॉय की तरफ से, तो आपकी सैलरी का ही एक्सपेंस है वो, और जो उसका काट लेते हैं वो भी आप प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं और उसी के बराबर आप भी देते हैं, तो आपका सैलरी एक्सपेंस ही है ना। तो सैलरी एक्सपेंस में सैलरी एक्सपेंस का पड़ा होना क्या गलती है? नहीं गलती। नोट वाले सवालों में इस तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं जो सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए दी जाती हैं। तो अब करना क्या है? करना ये है कि आपने जहां पर सैलरी पड़ी हुई है ना, जहां पर ये सैलरी पड़ी हुई है 2367 की, वहां पे नीचे ये लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट लिख कर देनी है। सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू 54 मिलियन। लाओ बताओ कहां लिखे, कहां लिखे? उसके तो टोटे टोटे कर दिए थे, तो कोई मसला नहीं, उसके भी टोटे टोटे कर दो। 2367 टूट कर गया तो उस 2367 में जो 54 पड़ा था वो भी टूट टूट कर हर जगह चला गया, तो आपको फिर एक सब नोट देना पड़ेगा हर जगह पर जहां पे ये सैलरी गई है। तो यहां पे आपने लिखा नोट नंबर 2.1, नोट नंबर 4.1, अब इसके नीचे फुट नोट के तौर पे डाल रहे होगे, ठीक है। और ये देखो नोट नंबर इसका होगा 3.1। अब कैसे लिखना है? सिर्फ यूं, इधर देखना ज़रा, ये मैंने इसीलिए जगह छोड़ी थी, ठीक है। अब नोट नंबर 2.1 में जस्ट आपने ये लिख कर बताना है क्या, जो जुमला उसने लिखा हुआ है। ज़रा कॉपी करके बताओ मुझे वहीं से देख कर। सैलरीज, ज़रा ऊपर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, माजरत, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर की बजाय सैलरीज वेजेस कर दो, ठीक है। लेकिन वो ज़रा फिर बंदा तंग हो जाता है ज़रा। चलो करता हूँ कोशिश। 2.1 है ना जी, 2367 इंटू कितना था जी, इंटू 55 किया था। ज़रा मैं वहाँ पीछे लिख देता हूँ सैलरीज, ज़रा आपको लगे अच्छा लगेगा। पहला सवाल है ना, ज़रा अच्छा लगना ज़रूरी है जी। ये क्या है जी? सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स। आप वो बेनिफिट्स मुझसे जगह नहीं है, मैं आगे नहीं लिख रहा। तो सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स, ये जुमला आप आगे लिख रहे हैं। आगे बताया भाई इस फिगर के साथ ना इसको पढ़ो, यूज़र इसको पढ़ो। उसने कहा अच्छा पढ़ लेता हूँ। हमने कहा ये जो 1302 है ना, 1302 सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को पीएफ लिख दूं जरा माजरत के साथ, प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू ₹9। वो जो मिलियन है ना, वो मिलियन 54 का 55% पड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा 2362 भी यहाँ पे 55% हुआ होगा जी। तो ₹29.7 मिलियन, मिलियन आगे लिख दूँ बस। ये किसने कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा है। सैलरी में सैलरी का पड़ा होना कोई गलती नहीं है, पर कंपनीज एक्ट कहता है ज़रा बता दो सैलरी के अंदर प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड वाला जो है उस प्रोविडेंट फंड का कितना कंट्रीब्यूशन पड़ा, यूज़र को बता दो उसकी तसल्ली के लिए, हमें भी तसल्ली हो जाए, हम भी चाहते हैं कि ये हो। अच्छा, डिस्क्लोजर मांगा कंपनीज एक्ट ने, ठीक है। SECP ने अपने देखने के लिए कहा, कह दिया होगा इनको। अच्छा आगे लो जी। अरे नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? ये तो एक जगह पे नहीं पड़ा था ना, तो जहाँ जहाँ ये पड़ा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर आपने ये नोट नंबर 3.1 में आकर लिखा। अब वही लाइन चलनी है सेम जी, कोई बात नहीं, मिल गया है वो, फिर को बच्चा लेगा वो कल देगा। सैलरीज वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स
एंड बेनिफिट्स लिखा था, एंड बेनिफिट्स है भी, बेनिफिट्स ही लिखा हो या अदर बेनिफिट्स है? चलो, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू, कितना है जी इसका? 16.2 मिलियन। ये जनाब 54 का 30%, ऐसे कर। और ऐसी ही एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, एंड से ही लिखता हूँ, 1 2 यहाँ जी, नोट नंबर 4.1 एंड से इसलिए लिख रहा हूँ। अच्छा 4.1 है, इसमें ना एक और नोट भी है, क्योंकि इसमें ऑर्डर रेम्यूनरेशन है, उसके बारे में भी कुछ कह रहा है। तो फिर अगर आप इजाज़त दें तो मैं नीचे से कोई 5 लाइनें छोड़ के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक? आप लोग तो अपनी तरतीब से चल लीजिएगा, बस यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ के ना, एक लाइनें और छोड़ के आगे ये नोट डाल देना, ठीक है? तो कहीं पर कर दो, तो ऊपर से 2-3 लाइनें छोड़ी हैं आपने और यहाँ पर लिखा नोट नंबर 4.1, और यहाँ पे क्या लिखोगे? वही कहानी, सैलरी वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड, क्या है? कंट्रीब्यूशन, इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू रुपीज 8.1 मिलियन, 54 का 15%। ठीक है, परेशान नहीं होना, अपलोड हो जाएगा, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं किया। ठीक है, क्यों लेट हो गए? बारिश की वजह से हैं? चलो, भाई के लिए चाय मंगवा गया, पियोगे चाय? मंगवा दो यार, हमने इसमें पिया ना, कैसे आपको छोड़ना जी। ऑल्टर, अच्छा जी, हो गया पॉइंट 3 में कुछ ना निकला है? आगे कहता है ऑल्टर रेम्यूनरेशन इंक्लूड टैक्सेशन सर्विसेज एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 4 मिलियन एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली। भाई ऑडिट के पैसे लेता है, लेकिन अगर उससे कोई टैक्स की सर्विसेज ले सकते हैं आप, सिलेक्टेड, ठीक है, उसके अंदर कुछ है, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े होंगे, वो कर लें तो टैक्स की सर्विसेज ले सकते हैं आप, लेकिन उसके पैसे अलग लेगा। फिर जो आप लोग जाते हैं ऑडिट पे, ये डेलियाँ मिलती हैं, ये बेसिकली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी फर्म को भी दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको भी दे दिया करते हैं क्लाइंट्स जो होते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस क्या हैं? ये जो आने जाने के TA वगैरह खर्चा जो ऑडिट से रिलेटेड है। अब ऑडिटर रेम्यूनरेशन कितनी नज़र आ रही है ट्रायल के फेस पर? ऑडिटर रेम्यूनरेशन कितनी नज़र आ रही है ट्रायल के फेस पर? बोले जी, 13 मिलियन। ये 13 मिलियन के बारे में कह रहा है कि इसमें 4 मिलियन टैक्स सर्विसेज का है और 1 मिलियन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का है। तो कोई मसला है इसमें? बोलो, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में कोई गलत चीज़ तो नहीं पड़ी? लेकिन ये ज़रूर पता लग गया कि कितना 13 मिलियन था। 13 मिलियन में से 4 मिलियन के टैक्स सर्विस के पैसे, 1 मिलियन के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, तो बाकी फिर क्या होगा? जाहिर है ऑडिटर की रेम्यूनरेशन में ऑडिटर की रेम्यूनरेशन होगी। अब हमारे कंपनीज एक्ट ने ऑडिटर रेम्यूनरेशन के बारे में ये डिस्क्लोजर मांगा हुआ है कि आपने ऑडिटर रेम्यूनरेशन के बारे में ये ब्रेकअप शो करना है कि उसमें ऑडिट के लिए कितने पैसे दिए आपने उसको, अदर देन ऑडिट की सर्विसेज के लिए कितने पैसे दिए हैं, और बाकी ये छोटे मोटे खर्चों के लिए कितने दिए हैं। अब ये डिस्क्लोजर कंपनीज एक्ट ने मांगा हुआ है। आपको जब ये पता है तो सवाल ये मैंने पास पेपर का उठाया हुआ है, उसके अंदर वो ऐसा डेटा देगा, आप उससे वो नोट बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर मजीद तफसील तो ज़ाहिर पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में जाके कि 2 ऑडिटर हो ज्वाइंट तो क्या करना है वगैरह वगैरह। फिलहाल सादा बात, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में ऑडिटर रेम्यूनरेशन पड़ी है तो कोई मसला नहीं है। अब ऑडिटर रेम्यूनरेशन है कितनी? 13 रुपए की। तो यहाँ पर मैं आया, ये एडमिन का खर्चा है, ठीक है, एडमिन ये मैं मिटा दूँ अब माजरत के साथ, अगर आप इजाज़त दें तो। इसको यूँ कर लेते हैं ना, सैलरीज वेजेस की जगह ऐसे, जगह तंग है ना जी मेरे पास, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स इनटू 15%, ये जो मैंने किया था, ठीक है। तो तुसी भी राजी थे, मैं भी राजी, एलो ताड़ी तस्वीर खिंचनी होनी ना, तुसी तानू मसला हो जी। अब क्या आ गया जी? ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन है कितनी जी?
13 मिलियन है कितनी जी। अब इसके बारे में नोट नंबर 4.2 में जाकर कुछ तफसील बताओ। क्या बताना है जी, क्या बताना है जी। पहले तो जी हेडिंग दो, ऑडिटर्स रेमुनरेशन की कुछ हम तफसील यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑडिटर्स रेमुनरेशन के बारे में क्या बताएं। ओ कंपनीज एक्ट कहता है बताओ अदर देन, बल्कि यूँ लिख दो, टैक्स सर्विसेज के लिए कितने पैसे दिए हैं इनको। 4 मिलियन रुपीज़ इन मिलियन ही चल रहा है, ऊपर लिखा हुआ था लेकिन चलो फिर लिख देते हैं, नोट्स है ना। 4 मिलियन टैक्स सर्विसेज के लिए दिया, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए कितना दिया आपने इनको, 1 मिलियन। तो फिर टोटल जो 13 दिया है, टोटल जो 13 इनको दिया है, तो वो फिर किसका होगा बच्चों। फिर बैलेंसिंग फिगर क्या है, फिर ऑडिट फीस ही होनी है, क्योंकि ऑडिटर की रेमुनरेशन में ऑडिट की रेमुनरेशन नहीं होगी, वो तो लाजमी होगी। ये कंपनीज एक्ट कहता है, ज़रा अलग से लिख कर बताओ। ऑडिटर रेमुनरेशन तो सब छुपा पड़ा है, बेसिकली इसके ऊपर भी वो देखना चाहते हैं ऑडिटर को फीस कितनी जा रही है, पिछले पीरियड में देखते हैं कितनी है, इस पीरियड में कितनी है, कोई मसला तो नहीं है, फीस तो नहीं बताई, कोई चक्कर तो नहीं है, कोई लेटर तो नहीं है, तो पटरों तो नहीं है। बहरहाल उनको चाहिए फीस फेस के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ऑडिटर रेमुनरेशन को, कल अंग्रेजी पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट की। हाँ हमारा तो पता है कार्रवाई का तरीका डिफरेंट है, पहले हम काम करेंगे फिर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो वो कहता है ऑडिटर रेमुनरेशन के बारे में मुझे ये चीज़ें तोड़ कर बताओ। क्या जी, उसको आपने ऑडिट के लिए कितने पैसे दिए और अदर सर्विसेज के लिए कितने दिए, तोड़ के बता दिए। ठीक है, तो 13 का ब्रेकअप है ये कितना जी, कितना 8। पार्ट 2 शुरू करना है आपने, चलें जी कर लें।